नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। देश के युवा छात्र सड़कों पर अब उतर आए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मुश्किल साबित होता दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से नीट और तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं, सीबीएसई, इन परीक्षाओं को लेकर सरकार की जो गंभीरता दिख रही है, सरकार हलचल में ज़रूर दिखाई पड़ रही है लेकिन कोई गंभीरता उसमें नहीं दिख रही है, क्योंकि नीट जैसी परीक्षा के लिए यहाँ पर उसको सेना को सौंप देना ये दिखा रहा है कि या सरकार अपनी नाकामी दिखा रही है या फिर वो इसको लेकर कितनी गंभीर है ये दिखा रही है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन छात्र सड़कों पर हैं और वो इन परीक्षाओं में जो धांधली हो रही है जगह जगह उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और उधर राहुल गांधी ने इन छात्रों से मुलाकात की है और उनको भी भरोसा दिखाई पड़ रहा है इस युवा पीढ़ी पर, युवा छात्रों पर, जेनजी पर। हालांकि इन युवाओं को कहीं कॉकरोच भी कहा जा रहा है, उनकी अपनी पार्टी भी बन रही है, लेकिन इन छात्रों की जो समस्याएं हैं, दिक्कतें, ऐसा लग रहा है कि सरकार उनको बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है, गंभीरता से बिल्कुल ले ही नहीं रही है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हाँ, सीबीएसई में जो कुछ हुआ हम जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं तो फिर वो करेंगे क्या? उनको अपना पद छोड़ने में क्या दिक्कत हो रही है? और प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं। सवाल यह है कि अब प्रधानमंत्री जब निगरानी करेंगे तो क्या कुछ दूसरी तस्वीर दिखाई पड़ेगी? उनकी निगरानी का कोई और असर होगा, या अभी तक बाकी जो चीज़ें जो धांधली हो रही थी उन सब पर उनकी नज़र नहीं जाया करती थी? बहुत सारे सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मसला उठा है जिसमें एनटीए से लेकर और सरकार तक को काफ़ी घेरा गया है, बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। लेकिन क्या इस मामले में सरकार जो मांग है और जिस संस्था पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको भंग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? परीक्षा वही कराएगी और ट्रांसपोर्टेशन का काम सेना को दिया जाएगा। बहरहाल ये एक बड़ा मुद्दा अब देश में बन गया है, क्योंकि परीक्षाएं, तमाम जगह परीक्षाओं में धांधली की शिकायतें आ रही हैं और जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अब ताज़ा तरीन प्रदर्शन अमलेंदु जी अभी कल वहाँ पर इलाहाबाद में हुआ है कुछ एग्ज़ाम को लेकर। दूसरे जगहों पे लगातार खबरें आई रही हैं। नीट और सीबीएसई को लेकर जो हंगामा मचा है हम लोग देख ही रहे हैं। तो अब इन सब का नतीजा, अब सरकार की जो एक भूमिका है, गंभीरता है, वो किस तरह से दिख रही है? हलचल में दिखाने की कोशिश तो ज़रूर की जा रही है। उस दिन अभी परसों जब राजनाथ सिंह के यहाँ बैठक हुई उसमें निकल कर आया कि अब ये सेना को सौंप देंगे, प्रधानमंत्री निगरानी करेंगे। तो अब सवाल है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से निगरानी करेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री किस बात की निगरानी नहीं कर रहे हैं अब तक? हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री है ना, गांव के चौकीदार तो है नहीं। ठीक है, जब थे चौकीदार तब थे चौकीदार, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री है ना। तो प्रधानमंत्री अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री रहते हुए पेपर लीक कैसे हो गए? और राहुल गांधी ने यही कल समीर जी एक लाइन का ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री इसकी निगरानी कर रहे थे, यानी प्रधानमंत्री की निगरानी में यह हुआ है। और कल सुप्रीम कोर्ट में जो एसजी तुषार मेहता है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। जब जिम्मेदारी की बात पूछी गई कि जिम्मेदारी क्या है, यह एक लाइन का ट्वीट कि पीएम मोदी आल्सो पर्सनली सुपरवाइज द नीट पेपर लीक। और जब ये खुद पर्सनली कर रहे हैं तब ये हाल है। हाँ, जब व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं तब पेपर लीक हो गया और तब ये स्थिति है कि अभी तक आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा पाए। आप पर्सनली कर रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपने अब तक क्यों नहीं लिया? भाई, जिस व्यक्ति के शिक्षा मंत्री रहते हुए 2 बार जो है ये पेपर लीक हो चुका और तीसरी बार का भी पता नहीं कि लीक हुआ कि नहीं हुआ, अगर सामने आया तो उसका भी मालूम पड़ जाएगा लीक हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर 2 बार इसका लीक हो चुका तो आपने अब तक उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? सवाल तो ये है ना प्रधानमंत्री के ऊपर, या फिर अपना इस्तीफा आप दीजिए। भाई, आपके प्रधानमंत्री रहते हुए 2 बार लीक हो गए। और समीर जी, आपको याद होगा कि जिस समय 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनी, तुरंत जो था उसके बाद फिर जब संसद का संयुक्त सत्र शुरू हुआ, पहला सत्र था, राष्ट्रपति जो थी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अपना अभिभाषण दिया दोनों सदनों के संयुक्त उसमें उन्होंने था इसका जिक्र किया, मतलब नीट का तो नाम नहीं लिया लेकिन पेपर लीक का जिक्र उन्होंने किया। और उसके बाद साहब कानून बनाया जाएगा, वो कानून भी बन गया। अब वो कानून बन गया तो कानून बनने के बाद क्या हुआ? अब क्या करोगे? तो ये नौटंकियां काहे की जाती हैं? जब तक कानून बनेगा, राष्ट्रपति उसमें ले रही हैं अपने अभिभाषण में, सेना को सौंप दिया, प्रधानमंत्री निगरानी कर रहे हैं। सेना क्या करेगी? सेना को आपने सौंप दिया तो भाई सेना क्या करेगी उसका पेपर का?
अपने जहाज से लेकर जाएगी बस। पेपर तैयार कहाँ होता है, एनटीए तो वही रहेगा ना। वही जो मेन खेल है, पेपर लीक का जो खेल हुआ है, वहां सेना क्या करेगी? और जब तक उस पूरे सिस्टम को नहीं हटाया जाएगा, उसको नियंत्रित नहीं किया जाएगा, उस पर निगरानी नहीं रखी जाएगी, तब फिर क्या होगा? और निगरानी कैसे रखी जाएगी? सारा कुछ जो है वो ठेके पर दे दिया गया है, परीक्षा कराने से लेकर पेपर बनाने तक। और यही सवाल है कि वही एजेंसी जब बार बार करा रही है, एक ही पैटर्न पर परीक्षा लीक हो रही है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको क्लीन चिट दी जा रही है। हाँ, जो करा रही है संस्था, उसका पेपर लीक हो रहा है। अच्छा, आप जाके कह देते हैं हमारे सर्वर से लीक नहीं हुआ। अरे आपके सर्वर से लीक नहीं हुआ तो दूसरे के सर्वर से हुआ, तो सब एजेंसी तो आप है ना। तो ये बीच में लूपहोल्स कहाँ से? फिर कल को आप कहेंगे हमारे यहाँ से लीक नहीं हुआ, सेना ने लीक कर दिया। सही बात है। कल को आप सेना को फंसा ले जाते हुए उन्होंने लीक कर दिया। पेपर लीक कर दिया, तो अब जो है वो थल सेनाध्यक्ष जो है वो कटघरे में खड़े होंगे फिर कि आपने लीक करा दिया। तो ये मतलब सेना के पीछे छिपने की कला जो है इस सरकार की, वो ये सामने निकल कर आ रही है कि हर चीज में सेना के पीछे छिप जाओ। फिर तो कोई आलोचना न करे, फिर कहेगा अच्छा ये सेना पर सवाल उठा रहे हैं। सेना पर सवाल उठा रहे हैं। और इतना ही नहीं, मतलब ये एक संदेश देने की कोशिश भी है कि अब ज्यादा सवाल उठाओगे पेपर लीक पे तो हम सेना को आगे कर देंगे, तोप से उड़ा देंगे। मतलब पेपर लीक पे सवाल उठाया तो तोप से उड़ा देंगे। अब ये धमकी भी एक तरीके से, जिसको समझना हो धमकी समझ ले। हालांकि सीधी जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, एक बार देखते हैं ये प्रदर्शन जगह जगह ये पर एनएसयूआई का प्रदर्शन है, उसके अलावा गोवा में ये प्रदर्शन हो रहा है, तमाम जगहों पर छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। निश्चित तौर पर ये स्थिति अब सरकार के लिए, सरकार बचने की कोशिश चाहे जो कर रही हो और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कितनी गंभीर है, लेकिन परीक्षा की व्यवस्था सेना को सौंपना ही अपने आप में दिखा रहा है कि सरकार कितनी गंभीर है और कितना गंभीर होने का वो दिखावा कर रही है, दावा कर रही है, या फिर जिसको कहा जाए कि नाटक कर रही है। एक बार देखते हैं इन तस्वीरों को, किस तरह से वहां गोवा में प्रदर्शन हो रहे हैं नीट में परीक्षा जो रद्द हुई है, धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो ये यहाँ पर गोवा में प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर लगातार ये प्रदर्शन जारी है नीट के खिलाफ। 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी और अब सरकार का कहना कि ये परीक्षा सेना के हवाले होगी, यानी सेना परीक्षा कराएगी। पेपर्स का ट्रांसपोर्टेशन अब सेना के हवाले कर दिया गया है। अब जब परीक्षा कराने में नाकाम है संस्था, आप उसको हटाइए, दूसरे को दीजिए, और आपको लग रहा है कि अब सेना ही करा सकती है तो फिर पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली ही आप सेना के हवाले कर दीजिए, और नहीं ज़्यादा कुछ बन रहा है तो पूरी शिक्षा व्यवस्था ही कर दीजिए। यहाँ तो जेएनयू के वीसी पहले ही कह रहे थे कि विश्वविद्यालयों में टैंक और तोप रखे जाने चाहिए, तो अब सीधे सीधे मर्ज कर दीजिए शिक्षा मंत्रालय का रक्षा मंत्रालय में। हाँ बिल्कुल, यही किया जाएगा। समिति उसी तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय जो रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया जाएगा, तो धर्मेंद्र प्रधान का काम खत्म हो जाएगा, इस्तीफा तो नहीं लिया जाएगा। या हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान को ही रक्षा मंत्री भी बना दिया जाए। कुछ भी कर सकती है ये सरकार कुछ भी कर सकती है। तो ये कोई उम्मीद करना कि ऐसा नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब राजनाथ सिंह का भी ये मार्गदर्शक मंडल में जाने का समय हो ही रहा है। 75 साल के होने ही जा रहे हैं, अगले साल हो जाएंगे 75 साल के। हालांकि 75 साल के तो मोदी जी भी हो गए हैं, हाँ, लेकिन वो अलग है, वो तो बड़े बड़े मार्गदर्शक हैं, लंबा विजन है उनका, तो लंबी उनकी कुर्सी भी है, तो वो है उनका। लेकिन समीर जी, जिस तरीके से ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं और अब सेना के जरिए जो है राजनीति करने की इसमें भी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। लेकिन जो एजेंसी इसको करा रही है, कोएम्प्ट नाम की एजेंसी है, उसको लेकर राहुल गांधी ने बड़े गंभीर सवाल उठाए। एक छात्र है सिद्धांत, उन्होंने 17 साल के हैं वो, और उन्होंने समीर जी अपने एक ब्लॉग पोस्ट में पूरी तरीके से खोल के रख दिया कि किस तरीके से कोएम्प्ट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियमों में लगातार बदलाव किए गए और टीसीएस जैसी कंपनी को पीछे करके इस कोएम्प्ट को उसमें शामिल किया गया, उसको सब चीज़ें सौंपी गई। ये ब्लैक, हाँ, नाम बदल के काम कर रही है, ब्लैक लिस्ट कंपनी है, गुजरात की कंपनी है, गुजरात की कंपनी बताई जाती है। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम लोग देखते हैं, अंग्रेजी में है, और सिद्धांत का जो पोस्ट थी उसको रिपोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, उसमें उन्होंने जैन जीज जो है
उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जताई है। बिल्कुल, ये है उनका ट्वीट जो लोग सार्थक सिद्धांत का की पोस्ट को शेयर करके लिख रहे हैं कि 17 साल के सार्थक सिद्धांत ने सीबीएसई के अपने ही दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ये पर्दाफाश किया है कि सीबीएसई ने कोएम्प्ट को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी ही चयन प्रक्रिया में कैसे हेरफेर किया। उनके ब्लॉग में दी गई जानकारी से पता चलता है कि सीबीएसई ने टीसीएस की कीमत पर कोएम्प्ट को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए आरएफपी में कैसे बदलाव किए। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के खंडनों की पोल खोल दी है। प्रधानमंत्री हमेशा की तरह चुप हैं। सवाल सीधा सा है, वे किसकी रक्षा कर रहे हैं और क्यों? इस घोटाले की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए अब एक स्वतंत्र न्यायिक जांच जरूरी है। सार्थक का काम दिखाता है कि भारत की जेन जी यानी युवा पीढ़ी बेहद होशियार और निडर है और आज नहीं तो कल वे पूरी सच्चाई का पता लगा ही लेंगे। और आप ये देखिए अमलेंदु जी, चाहे ये सीबीएसई का मामला हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे परीक्षाओं का, यही जेन जी, यही युवा वर्ग इन्होंने ही खुलासा किया है, किसी और ने नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल, सीबीएसई का खुलासा भी समीर जी, वो 11 साल के वो वेदांत श्रीवास्तव उनकी उससे पोस्ट से हुआ, उसको भी राहुल गांधी ने रिपोस्ट करके सवाल उठाया और उसी को क्या देशद्रोही, हाँ, उसी को देशद्रोही पाकिस्तानी सब बता दिया गया। और उसके बाद ही थोड़ा सीबीएसई हरकत में आया, उसके बाद फिर मानी गई। तो यानी आप जिसको देशद्रोही और पाकिस्तानी और यानी क्या क्या सब आप बता देते हैं, वो उसी के आगे फिर आप झुक जाते हैं। फिर अगर वो पाकिस्तानी था और देशद्रोही था तो उस पाकिस्तानी देशद्रोही के सामने सरकार और सीबीएसई क्यों झुक गए? और जिसने उसको देशद्रोही और पाकिस्तानी का, उसको सरकार ने क्या दंड दिया? उसकी तनख्वाह क्यों नहीं रोकी गई? वो सरकारी संस्थान में रह करके इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, वो धूर्त जो है आदमी, जो एक छात्र को बता रहा है कि साहब ये पाकिस्तानी और खालिस्तानी और जाने क्या क्या सब प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके खिलाफ सरकार ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? नौकरी से उसे क्यों नहीं निकाला? बहुत सारे सवाल हैं। इसका मतलब समीर जी की सरकार की तरफ से ही, सरकार के जो चहेते हैं, सरकार की जो पेरोल पे लोग समझे जा सकते हैं, वो लोग ही इस तरीके से सवाल उठाने वाले लोगों के ऊपर हमले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, युवा बाहर निकल कर सड़कों पर इस भीषण गर्मी में जो सरकार के खिलाफ, इस जो परीक्षा प्रणाली है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। सरकार हरकत में जरूर दिख रही है, लेकिन उस हरकत के पीछे कोई गंभीरता नहीं दिख रही है। राहुल गांधी ने नीट के छात्रों से, जिनकी परीक्षा कैंसिल कर दी गई और दोबारा परीक्षा होगी, उन छात्रों से एक मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। एक बार देखते हैं क्या कुछ राहुल गांधी की बात हुई उन छात्रों से, और उसमें उन छात्रों ने क्या बताया है, किस तरह की वो एक मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ रहा होगा, अब दोबारा फिर उनको उसी परीक्षा में उसी तरीके से जाना होगा। और अब भी क्या उम्मीद है कि परीक्षा लीक नहीं होगी? जैसा बताया अमलेंदु जी ने कि सेना के हवाले है, तो सेना तो केवल ले जाने और ले आने का काम करेगी। लीक का खेल तो यहाँ इस पूरे प्रोसेस से अलग ही है। बिल्कुल, पेपर बन जहाँ रहा है, पेपर सेट कौन कर रहा है उनको पता लग रहा है। बहरहाल नीट के छात्रों से जो राहुल गांधी की बात हुई है, एक बार सुनते हैं उनको। There's a fundamental problem with our medical exam system. नीट का भैया पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम। किसी को ट्रस्ट हो ही नहीं रहा कि ये पेपर लीक नहीं होगा। हमें तो लग रहा है ये भी हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है जो गारंटी कर रही है कि नहीं होगा। लास्ट मिनट पे हो जाएगा, फिर से वो तमाशा शुरू हो जाएगा। कोटा में तो सर हर दूसरे दिन सुसाइड हैं। कोचिंग सेंटर हैं, वो दबा देते हैं बात को, फिर उनके कैरेक्टर को जज किया जाता है कि बच्चे ने नशे की वजह से जो है सुसाइड किया है। 3 घंटे तक हमारी चेकिंग होती है, 2 घंटे बायोमेट्रिक में लेते हैं वो लोग, उसके बाद भी हमारी चेकिंग कर रहे हो। एक बार सिस्टम की तो कर लो। It is the government's responsibility to educate people. It is the government's responsibility to give people health care. That's my view. That's not the current government's view. Why don't they do it 5 times a year? At least that way, paper gets leaked, you stop it, but everybody doesn't get destroyed. You'll basically end up missing 1 year. So how are you feeling? What's the plan now? सर मेन इशू तो अब ये आ रहा है कि एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बाकी सारी एडमिशन्स ओपन है अभी, बट हमारा अब एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन कर दिया गया है, तो वी विल नॉट एबल टू गिव यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड ट्रैवल सिटीज़। Oh, so you'll now miss the whole thing. Miss the whole thing, and if we give the exam on 21st of June, then batches of universities will start, colleges will start by then. So you'll basically end up missing 1 year. Missing 1 year, we have to take another drop for it if we are not selected. सर मैंने 12th के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, बट उस टाइम पे भी पेपर बहुत हार्ड आया था और बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं था। बट अब मेरा ट्रस्ट ही नहीं है बिल्कुल कंडक्टिंग बॉडी पे कि मैं दोबारा एग्ज़ाम दूँ। तो अब कैसे मेरे को ट्रस्ट दिलाओगे कि मेरे को वापस अपने सपने देखने चाहिए?
कंडक्टिंग बॉडी है वो खुद ऐसे अपना एक्सेप्ट तो नहीं कर रही है डायरेक्टली कि उन्होंने पेपर लीक करवाया। बट सर लीक हुआ कैसे एग्जैक्टली? सर एग्जैक्टली तो कंडक्टिंग बॉडी के थ्रू ही कोई मेंबर था, उसके थ्रू पेपर गया, फिर वो इंडिया में पुणे के थ्रू जैसा हमें पता चला है वो शिखर में पहुंचा। वहाँ पर वो बहुत इजीली वेरी चीप कॉस्ट पे सर 20,000 सिर्फ 20,000 में वो पेपर बच्चों को बेचा गया। उसके बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा और ये कैसे व्हाट्सएप ग्रुप से ऑनलाइन? और सर जैसे रीनीट का पेपर भी लीक हो रहा है, वो ऑलरेडी न्यूज़ बन गया, तो उनका कोई ट्रस्ट ही नहीं। बोले रीनीट का भैया पेपर अवेलेबल है टेलीग्राम। सर जब सिस्टम पे इतना सारा फैसिलिटी है वो सब अपने आप ट्रैक कर सकता है पेपर किधर से कहाँ कैसे लीक हो रहा है। एक नॉर्मल स्टूडेंट पेपर को ट्रेस कर पा रहा है कि वो कहाँ लीक होगा, कैसे मिलेगा, तो सिस्टम क्यों नहीं कर पा रहा है कि हम कैसे पता लगा पाएँ कि किसके थ्रू पेपर लीक हुआ, कैसे हुआ? ट्रस्ट ही ब्रेक हो गया ना, ट्रस्ट ब्रेक हो गया। पूरी लाइफ हमारी डिपेंड करती है उस पर कि हम एक डॉक्टर बन सकते हैं या नहीं बनेंगे, और ये ट्रस्ट ही हमारा ब्रेक हो गया। ना हमारे अंदर से स्ट्रेंथ है हमारे अंदर कि हम दोबारा मेंटली दोबारा प्रिपेयर करें, और ये एक साल फिर से हम ड्रॉप लेंगे ही, क्योंकि अगर हम नहीं हुए सिलेक्ट तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हम हर साइड से हम लेस है, कुछ कर ही नहीं सकते। हम ट्रस्ट ब्रेक हो गया, किसी को ट्रस्ट हो ही नहीं रहा कि ये पेपर लीक नहीं होगा। हमें तो लग रहा है ये भी हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है जो गारंटी कर रही है कि नहीं होगा। तो आपको मालूम नहीं होगा या नहीं होगा, लास्ट मिनट पे हो जाएगा, फिर से वो तमाशा शुरू हो जाएगा। लास्ट ईयर भी हुआ था, तब इन्होंने सेलेक्टेड जो सेंटर्स थे उन बच्चों का री करा दिया था। इस साल इन्होंने बिल्कुल ही सबका ही पेपर री कर दिया है। तो पास 2 साल से ऐसे चल रहा है, तो हम क्या गारंटी ले कि अगले साल भी नहीं होगा। हमारे लिए तो वो पूरा 1 साल ऐसे जाता ना, मतलब एज अ स्टूडेंट हम तो अपने आप को पूरा आइसोलेट कर लेते हैं ना, एक एग्ज़ाम के लिए हर चीज़ से कट ऑफ कर देते हैं। फैमिली इवेंट्स पे इवन हम लोग कहीं पे भी नहीं जाते, बस एक पेपर देने के लिए कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। वो ही जब अगर ऐसे बिक रहा है 25-25 हज़ार में, 20-20 हज़ार में, तो वो तो कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर तमाम छात्र जो नीट के हैं बता रहे हैं कि कैसे कुछ ने पहली बार दिए, कुछ ड्रॉपर हैं और किस तरह की दिक्कतें उनके सामने। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनके ऊपर एक मेंटल प्रेशर है, अब फिर से उसी प्रक्रिया से गुजरेंगे। साल भर उन्होंने तैयारी की, इम्तहान दिया और बाद में पता चलता है कि इम्तहान तो पेपर पहले से ही लोगों के पास पहुँच गया। अब फिर उनको कहा गया कि अब कैंसिल है, आप फिर आइए एग्ज़ाम दीजिए। तो ये उन छात्रों का जो एक उनकी मानसिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे शायद सरकार को कुछ पता नहीं। अब आप ये देखिए अमलेंदु जी, कहा जा रहा है कि कोर्ट में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट में, कि प्रधानमंत्री इसकी निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से नहीं कोई बयान आया है कि हाँ हम निगरानी कर रहे हैं। अब किसके हवाले से, मतलब ये जो सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल वहाँ पर आते हैं, वो भी सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं क्या? नहीं, वो भी सूत्रों के हवाले से खबर देते हैं। और अगर प्रधानमंत्री इसकी निगरानी कर रहे हैं तो सवाल तो उस न्यायपालिका पर भी है। उसने क्यों नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री को नोटिस इशू करो कि क्या इस पर कार्रवाई हुई अब तक, किस तरह से आप निगरानी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री कोई अलग अलग थोड़ी ना है भाई। जो शक्तियां शिक्षा मंत्री की हैं तो उसी तरीके से उस मंत्रिमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री हैं, बस चीफ है उस मंत्रिमंडल के। तो आखिर अदालत ने क्यों नहीं पूछा एसजी से कि प्रधानमंत्री ने अब तक क्या किया, इस पे आपने जो कार्रवाई की, जिम्मेदारी इस पे किसने ली है? तो जिम्मेदारी अगर प्रधानमंत्री की, तो क्या किया प्रधानमंत्री ने? सजा होगी तो क्या प्रधानमंत्री को सजा होगी, या प्रधानमंत्री का नाम ले दिया गया ताकि सजा से सब बच जाए जो भी अपराधी हैं? तो ये भी सवाल है। तो अगर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा तो अदालत को भी पूछना चाहिए था कि भाई आपने इस पे क्या किया। मुझे नहीं मालूम अदालत ने पूछा कि नहीं पूछा, और प्रधानमंत्री को नोटिस इशू हुए कि नहीं हुए, होने चाहिए नोटिस इशू। जब सॉलिसिटर जनरल खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसकी निगरानी कर रहे हैं, इसका मतलब अदालत में एनटीए और शिक्षा मंत्री को बचाने की ये कवायद सरकार की तरफ से की गई है। समीर जी, इसको आप इस तरीके से देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर था कि किसी तरीके से एनटीए, उनके टिप्पणी चूंकि बहुत गंभीर रही, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एनटीए ने अपनी गलतियों से भी नहीं सीखा है, तो अब वहां पर उसको सीधे प्रधानमंत्री का नाम डाला जा रहा है कि वो निगरानी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो निगरानी कर रहे हैं तो क्या उनकी निगरानी में ये सारा जो लीक हो रहा है ये सब हो रहा है?
पर इन सब से बिल्कुल बेखबर है सरकार, और उसका जिस तरीके से इसको लेकर बहुत सारी जो मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे जो फैसले हो रहे हैं, बहुत सारी जो तैयारियां हो रही हैं, उनसे साफ पता चल रहा है कि ये कुल मिलाकर इससे लोगों का ध्यान भटकाने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। सेना को सौंप देना तो मतलब इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी देश में, भारत में तो छोड़िए, कभी नहीं हुआ है, तो 70-80 साल जितने साल भी आज़ादी मिले हुए हो गए, कहीं किसी दूसरे देश में भी कि सेना के हवाले कोई परीक्षा कर दी जाए। हाँ, सेना के हवाले कोई परीक्षा नहीं। अच्छा, सेना की ही परीक्षाएं होती हैं तो वो भी उसको कौन कराता है? यूपीएससी कराता है, सेना नहीं कराती है उसको। तो अब यहाँ तो आपने सेना के हवाले ही कर दिया। यानी समीर जी, एक तरह से कहा जाए कि सेना का हर तरीके से राजनीतिकरण और सेना का व्यापारीकरण और भ्रष्टाचार में जो है सेना के ऊपर जिम्मेदारी डाल दो जी। किस सेना की वजह से हो गया भ्रष्टाचार? अब कल को यही कहा जाएगा कि हमने तो सेना को सौंप दिया था, सेना ने काम नहीं किया, अब बुलाओ एयर चीफ मार्शल को। नहीं, तब तो दिक्कत यह है कि आप जब उस पर आरोप लगाने लगेंगे, अच्छा आप सेना पर आरोप लगा रहे हैं, तब तो अगर लीक भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सीधे सीधे उसको फेस सेविंग के लिए सीधे सेना पे डाल दिया जाएगा। तो लेकिन ये अब कितना क्या कुछ होता है, क्या परीक्षा सेना कराती है, सेना का रोल कितना होता है, कैसी उसकी अपनी भूमिका को निभाएगी, देखने वाली बात है। लेकिन सेना को सौंपने का सीधा मतलब है कि सरकार, दिखाई पड़ रहा है कि सरकार कितनी गंभीर है इस चीज़ को लेकर। लेकिन केवल नीट और सीबीएसई ही नहीं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं, धांधली, लीक, पेपर बिक जाना, ये सारी शिकायतें लगातार आ रही हैं। और पहली बार नहीं, जो आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 10 साल में करीब 90 परीक्षाएं हैं जो इसमें पेपर लीक हुए और फिर उनकी दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। कई की जांच सीबीआई कर भी रही है, नीट की जांच भी सौंप दी गई है, लेकिन सीबीआई अपनी जांच में करती क्या है वो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है किसी भी एग्जाम में। इधर कल बड़े पैमाने पर तमाम हजारों छात्र उतरे वहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, और वो भी प्रतियोगी छात्र थे, परीक्षा में धांधली की शिकायत कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उनकी विजुअल्स के साथ एक ट्वीट किया है, उसको भी देखते हैं और उस प्रदर्शन की तस्वीरों को भी हम देखते हैं और देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या लिखा है कि बीजेपी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को धन उगाही का जरिया बना दिया है। एक भी परीक्षा बिना धांधली के नहीं हो रही है। आज यूपी के प्रयागराज में लेखपाल भर्ती में हुई धांधली के विरोध में युवा सड़कों पर उतरे हैं। इन युवाओं का साफ संदेश है, बीजेपी सरकार की धांधली को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं और इसको देख भी लेते हैं क्या कुछ उसमें छात्रों की मांग हो रही है। लेकिन जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पैसा देकर उस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, फीस देते हैं उसकी, उसके बाद पता चलता है कि परीक्षा धांधली हो गई है, फिर पता चलेगा रद्द हो गई है, फिर वो कोर्ट में चला गया। यानी वैकेंसी निकाली तो जाती है बड़ी मुश्किल में, लेकिन वो वैकेंसी भरी नहीं जाती है, ये दिखाई पड़ता है। देखते हैं छात्रों के इस प्रदर्शन को। हजारों की संख्या में ये छात्र प्रयागराज में सड़कों पर कल उतरे हुए थे। तो ये प्रदर्शनकारी छात्र वहाँ पर या जगह जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार अब सेना के जरिए परीक्षा कराएगी, यानी देश की परीक्षा व्यवस्था को वो सेना के हवाले करने जा रही है। बहरहाल काफ़ी कुछ ये चीज़ें हैं। अब कई लोग तंज भी कसते हैं सोशल मीडिया पर कि ये अच्छे दिन हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उनको भी अच्छे दिन बताया जा रहा है। और सबसे हैरानी की बात है कि किस तरह के तर्क देकर उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर अच्छे दिन के तमाम उदाहरण सरकार लगातार लोगों के सामने रखती जा रही है कि कैसे किनको अच्छे दिन कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, किनको अच्छे दिन कहा जाता है, वो अच्छे दिन सब आ गए हैं। और अच्छे दिन मोदी जी के खैर आ गए थे 2014 में ही। बाकी देश के जो बुरे दिन हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इससे ज़्यादा बुरे दिन आने वाले हैं, ये समझा जा सकता है। अगर मोदी हैं तो जनता के बुरे दिन हैं। अब ये भी नारा हो सकता है निकल कर आ जाए। इधर समीर जी ये आया है कि उत्तर प्रदेश में अब जो बिजली के बिल हैं वो जून महीने में 10% तक बढ़ सकते हैं। और वहाँ के एक जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसमें कहा गया है कि भारत सरकार के निर्देशों और रेगुलेटरी कमीशन की जानकारी के अनुसार ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों पर सरचार्ज के कारण जून महीने में बिजली के बिल 10% तक बढ़ सकते हैं। रेगुलेशन के अनुसार मार्च 2026 महीने के लिए कैलकुलेट किया गया फ्यूल एंड
एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज जून 2026 महीने में वसूला जाना है। मार्च का जून में वसूला जाना है। मार्च 2026 के लिए लागू FPPAS 10% है, जिसे जून 2026 के महीने में वसूला जाएगा। मुझे आपको यह अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि आप रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुसार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए इस दर को लागू करें। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक विज्ञप्ति में ये कहा गया है। समीर जी, अब बढ़ा है फ्यूल चार्जेस तो इसका तो वसूला जाएगा पैसा, लेकिन कम हो गया तो वो बिजली का बिल वो भी नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेगा तो किराए बढ़ जाएंगे, लेकिन वो कम नहीं किए जाएंगे जब कम हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन कम हो गए तो कम नहीं किए जाएंगे। जो बढ़ गए एक बार वो बढ़ गए, जो बढ़ जाते वो कम होते ही नहीं है। नहीं, सरकार को लगता है फिर कम कर देंगे तो लोगों की आदत फिर खराब हो जाएगी, इसलिए आदत उनकी न बिगाड़ो। फिर 35 रुपए का पेट्रोल मांगने लग जाएंगे। हाँ, ये लोग 35। हाँ, कहेंगे वादा हमारा याद दिलाएंगे कि 35 रुपए का पेट्रोल दो, क्योंकि यही वादे के साथ आए थे। देखिए अमलेंदु जी, ये जो अब ये सरचार्ज वसूलने का जो नोटिफिकेशन जारी किया है यूपी सरकार ने, आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए। पिछले 2 महीने से उत्तर प्रदेश में बिजली को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं, रात में हाहाकार मचा है। तमाम जगहों पर जो पावर स्टेशन है वहां के कर्मचारी इंजीनियर वहां रुक ही नहीं रहे डर के मारे कि वहां पर पब्लिक उनको दौड़ा रही है। अच्छा, बेचारे रुक के करें क्या? बिजली उनके हाथ में तो है नहीं, आ नहीं ऊपर से, और ऊपर से आ नहीं रही है। इसीलिए ऊपर से बताया जा रहा है कि बकरीद पे जो है देखो एकदम शांति है, सड़क पे नमाज नहीं होगी। तो जब ये प्राथमिकता सिर्फ यही बची है कि बकरीद पे सड़क पे नमाज नहीं होगी, बिजली आपको मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, सुअर गोद में उठाए लोग घूम रहे हैं, तो जब यही प्राथमिकता है तो बिजली पानी की आवश्यकता क्या है? बिजली को लेके, पानी को लेके समीर जी, देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां लोग सड़कों पे नहीं है। अभी हम लोग इंदौर में अभी हम लोग जब देख रहे थे तो आप उसको दिखा नहीं सकते क्योंकि दूसरे का वो क्लिप है। एक महिला जो झाड़ू से खाली बाल्टी पीट रही है, मोदी पानी दो, मोदी पानी दो। मोदी पानी कहाँ से दे? मोदी तो मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं, पानी कहाँ से दे मोदी? बिजली कहाँ से दे मोदी? मेलोडी चॉकलेट चाहिए तो इटली चले जाओ, वहां से ले आओ मेलोडी चॉकलेट। नहीं, सही बात है कि अब मोदी परीक्षा की भी निगरानी करे, पानी भी दे, चॉकलेट भी बांटे, तो भाई करे क्या? भ्रष्टाचार हो रहा तो ड्रोन से उसकी निगरानी भी करें। कहीं आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं तो ड्रोन से उसकी भी निगरानी करें। तो इतना सब काम करेंगे तो गलतियां तो हो ही जाएंगी ना। 18 घंटे काम करते हो, 6 घंटे सो भी नहीं पाते, तो झपकी आ ही जाएगी। और ड्राइवर अगर सीट पे बैठा हो झपकी आया तो आप समझते हैं क्या हो सकता है? तो ड्राइवर जो देश का ड्राइवर है उसको समझिए झपकी आ जाती है, और तभी जो है देश के अंदर गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। लंबी झपकी आ जाएगी तो देश गड्ढे में चला जाएगा। ड्राइवर क्या है, वो तो झोला उठा के चल देगा। तो ये परिस्थितियां बन रही है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की ओर से जो विज्ञप्ति जारी की गई है, मतलब ये दाद देनी पड़ेगी सरकार के कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की, कि जनता के ऊपर उनको कितना भरोसा है कि 2 महीने से जो जनता बिजली की कटौती के कारण परेशान है, सड़कों पर उतरी है। इस भीषण गर्मी में उत्तर प्रदेश के कई शहरों का तापमान 47-48 डिग्री तक पहुंच गया है, और वहां 18-20 घंटे दिन भर रात भर लाइट नहीं आ रही है। उसके उसी दौर में उसी समय वो कह रही है कि हम आपसे अगले महीने सरचार्ज वसूलने जा रहे हैं, तैयार रहो। बहुत बिजली बचा ली है आप लोग। अच्छा, और सरचार्ज वसूलेंगे, और वो जो स्मार्ट मीटर है जी, वो जुल्म ढा रहा है। मतलब जो बिल आता था 300 का, वो 3000 का सबका आ रहा है। और कहा जा रहा है कि ये बहुत स्मार्ट है मीटर, इसी से लेंगे हम तो बिल। और जनता कह रही है कि नहीं देंगे इससे, तो जो नहीं दोगे मुकदमे झेलो फिर। तो यानी इसके लिए भी तैयार रहो। मतलब हर तरीके से समीर जी जनता के ऊपर जो है वो एक तरह से कहा जाए वो जुल्म जो है वो तैयार है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में जो बिजली के दाम बढ़ने की खबर आई है उसको लेकर अपनी बात कही है। उनको भी हम लोग सुन लेते क्या कह रहे हैं। सुनते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को क्या कह रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, इधर बिजली 2 महीने से लोग त्राही बची हुई है बिजली को लेकर, और अब सरकार कह रही है कि अगले महीने आप लोगों से हम सरचार्ज वसूलेंगे। आप लोगों ने बिजली हम नहीं दे रहे थे तो आपने बहुत बचत की है बिजली की। सुनते हैं संजय सिंह को क्या कह रहे हैं। महंगी बिजली दे के स्मार्ट मीटर लगा के जनता को लूटने में लग गई, और बिजली कैसे लोगों को उपलब्ध होगी 24 घंटे, इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। और यहां के ऊर्जा मंत्री के नाकारेपन की कहानी क्या बताई जाए। उनसे जब लोगों ने कहा मंत्री जी बिजली नहीं आ रही, मंत्री जी बिजली नहीं आ रही, मंत्री जी बिजली नहीं आ रही, कहें जय श्री राम, जय श्री राम। मतलब इतना मूर्ख समझ रखा है उत्तर प्रदेश की जनता को
कि अपने नाकारापन को छिपाने के लिए जय श्री राम। तो भगवान श्री राम ने आपको कहा कि आप निकम्मे हो जाइए, नाकारा हो जाइए, लोगों को बिजली ना दीजिए। ये भगवान श्री राम ने कहा है आपको। भगवान का नाम लेके देश की और प्रदेश की जनता को लूटने का काम कर रहे हो, अंधेरे में रखने का काम कर रहे हो। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि 5 जून को पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन और आंदोलन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में होगा। बिजली 24 घंटे चाहिए और सस्ते दाम में चाहिए। और आम आदमी पार्टी का तो हमेशा से ये मानना रहा है कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य या तो निःशुल्क मिलना चाहिए या न्यूनतम दामों में मिलना चाहिए। इसके नाम पर कोई लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसलिए 5 जून को हम लोग इस पर एक ज़बरदस्त प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तो ये वहाँ पर बिजली को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करेगी, बता रहे हैं संजय सिंह। और बहुत एक दिलचस्प बात ये बता रहे हैं कि वहाँ के जो बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, पावर मिनिस्टर, IAS ऑफिसर रहे हैं, मोदी जी के बड़े खास हैं, उनसे जो लोगों ने कहा कि भाई बिजली नहीं आ रही है, तो उन्होंने, सही बात है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, उन्होंने नारे लगवा दिए जय श्री राम के। जय श्री राम के नारे लगवाए, वो गाड़ी में बैठ गए जय श्री राम के नारे लगवा के, जय श्री राम के नारे लगवा के गाड़ी में बैठ गए। तो ये जय श्री राम जो है समीर जी, इनके लिए जो है, इनके लिए कोई आस्था का विषय है ही नहीं। इनके लिए सिर्फ अपनी मजाक का विषय है। और हर मामले में जहां इनकी नाकामी हो वहां जय श्री राम का नारा लगाओ और निकल लो चुपके से। मतलब यही इनका एक तरीके से काम रह गया है। अवधेश प्रसाद हैं, अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बिजली को लेकर समीर जी उन्होंने भी काफ़ी सवाल उठाए हैं, जो बिजली के बिल बढ़ने जा रहे हैं और जो स्थिति है बिजली की उसको लेकर। उनको भी हम लोग सुन सकते हैं कि वो अवधेश प्रसाद क्या कहना है। बिल्कुल, अयोध्या से, फैजाबाद से सांसद हैं और क्या कह रहे हैं। यहाँ पर सरकार बिजली दे नहीं रही है और अगले महीने वो सरचार्ज वसूलने का नोटिफिकेशन जारी कर रही है। सुनते हैं अवधेश प्रसाद को। बिल में 10% का इजाफा ईंधन अभिभार का नाम पर लिया जाएगा, अतिरिक्त शुल्क 10% ऐसा है, इन्होंने तो जो स्मार्ट मीटर लगाया है उससे 10% नहीं 100% हो गया। सबसे पहले तो जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है उसको निकाला जाए, निकाल लिया जाए, अन्यथा ये मीटर तबाह बर्बाद कर देगा। ये उसी मीटर की बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर, जो अभी आपने कहा कि उसको निकाल लिया जाए, नहीं वो लोगों को तबाह कर देगा। अब 300 का बिल आ रहा है, वो 3000 का बना के भेजेगा तो लोग तबाह होंगे। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, तबाह होंगे ही और हो ही रहे तबाह। मतलब जिस तरीके से विरोध ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है इनका स्मार्ट मीटर का सड़कों पर, वो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर से। और ये कहा जा रहा है कि ये कंपनी जो है ये भी कोई गुजरात की बड़ी खास कंपनी है। अब पता नहीं समझिए गुजरात क्या क्या है। मैं देख रहा था कि एक वायरल हो रहा था काफ़ी ज़्यादा वीडियो, उसमें कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा ठेका नहीं है जिसको गुजरात के लोग ना कर रहे हों। यानी सारे ठेके जो हैं वो भी गुजरात की कंपनियों को हैं, उनसे सबलेट दूसरों को किए जाते हैं। यानी मूल ठेका जो है वो गुजरात की कंपनी को होगा और उसके बाद जो है वो किसी दूसरे को वो दिया जाएगा। यानी मूल काम जो है वो गुजरात की कंपनी करेगी, मेन फ़ायदा वो उठाएगी और फिर उसको वो सबलेट कर देगी। ये समझिए आप एक तरीके से देख सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गुजरात जो है वो हर तरफ हावी होता जा रहा है। और परीक्षाओं के मामले में भी और बिजली के मामले में भी, बिजली के मामले में भी कहा जाता है कि तमाम गुजरात की कंपनियां जो हैं वही सब कुछ करती हैं। तो ये सब चीज़ें समझिए सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, और इसको लेकर काफ़ी सरकार के भीतर भी तनातनी है, चूँकि कहा जाता है, वहाँ पर चर्चा होती है कि जो पावर मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको पसंद नहीं करते हैं, वो प्रधानमंत्री की ओर से जबरन वहाँ पर भेजे गए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस आपसी खींचतान हो या ना हो, लेकिन राज्य की जनता जो परेशान हो रही है बिजली के लिए, मसला वो है, वो बड़ा मुद्दा है। और बिजली के लिए परेशान हो रही है, उसके बाद वो निकाल देते हैं नोटिफिकेशन कि आप अगले महीने तैयार रहिए 10% सरचार्ज देने के लिए। तो अब इस पर जनता की क्या रिएक्शन आती है। लेकिन
बहुत सारे उनके जो पावर मिनिस्टर हैं उनके ट्वीट्स की भी बड़ी चर्चा होती है कि यहाँ लोग बिजली से मर रहे होते हैं और वो 2017 के पहले का सारा डेटा निकाल कर लाते हैं कि तब इतनी मिलती थी और अब इतनी मिल रही है। हाँ, और 17 के बाद जो है अच्छे दिन आ गए उसका कोई जिक्र नहीं है कि भाई 17 के बाद जो अच्छे दिन आए तो आपकी सरकार क्या कर रही है उसका कुछ नहीं है। जो भी है वो पिछली सरकार का बताते हैं कि पिछली सरकार में इतना था। अरे पिछली सरकार में इतना था, पिछली सरकार चली गई ना, 17 से तो आप हैं, 10 साल पूरे होने को आ रहे हैं, तो 10 साल में आपने क्या किया? यही के हाल जो है वो केंद्र में है। मोदी जी से सवाल पूछो तो पंडित नेहरू ने ये किया था। अरे पंडित नेहरू तो भाई 78 साल पहले थे, तुम बताओ 70 साल पहले थे, तुमने क्या किया इन 12 सालों में? तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो कुछ किया उसके लिए दोषी पंडित नेहरू है या फिर देश का आवाम है, दो ही लोग जिम्मेदार हैं। बाकी मोदी जी तो जो है मेलोडी चॉकलेट बांटने के लिए वो मेलोडी बांट रहे हैं दुनिया भर में जाकर। लेकिन ये बड़ी बात है कि वो नीट की पूरी निगरानी कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि आखिर ये पता कैसे चला तुषार मेहता को कि नीट की परीक्षा की जो है वो निगरानी वो प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं, या क्योंकि मोदी जी की ओर से या उनके पीएमओ की ओर से, कार्यालय की ओर से तो कोई ऐसी जानकारी आई नहीं है। बहरहाल नीट को लेकर जो एक तरीके से मजाक बनाया जा रहा है सरकार की ओर से, देश के 22 लाख से ज़्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उससे पूरा देश युवा बहुत नाराज़ है, दिखाई पड़ रहा है। पवन खेड़ा हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं उनको। तरीके से सरकार की विफलता है इसको साबित करने की विपक्ष ने कोशिश की, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा, जिम्मेदारी तय करने की बात कही। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री सीधे इस पर नजर रख रहे हैं। नीट परीक्षा, ये प्रधानमंत्री जब कांड हो जाता है उसके बाद ही क्यों नजर रखना शुरू करते हैं? आप देखिए, पहलगाम हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने बोला सिंदूर की चिंता है, पहले नहीं थी। पहले होती तो कांड ही नहीं होता। अब पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, 25 में 24 में हुआ, तब भी प्रधानमंत्री ने निगरानी नहीं रखी, फिर वापस हो गया 26 में, कहते साहब अब निगरानी रख रहे हैं। तो अब जब भी कोई पेपर लीक होगा तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की तो कोई जिम्मेदारी अब बन नहीं रही। अब अगली बार पेपर लीक होगा, क्योंकि आप पेपर्स अब सुना है कि एयरफोर्स को यूज करने वाले हैं, तो क्या रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे? एक मजाक बना रखा है। आज की जवाबदेही किसकी है? जो बीता हुआ कल है उसकी जवाबदेही तो नेहरू जी की है। आज की किसकी ये बताइए? कल का पूछो मत, 2047 में पूछो। अरे आपको 5 साल के लिए जिताया है इलेक्शन, 2047 में जवाब लेने के लिए नहीं जितवाया आपको। आज जिन लोगों का, जिन बच्चों का भविष्य तबाह हो गया, उनको जवाब कौन देगा? धर्मेंद्र प्रधान देंगे, प्रधानमंत्री देंगे या राजनाथ सिंह देंगे? ये महत्वपूर्ण बात है कि बीते हुए कल की जिम्मेदारी तो नेहरू के ऊपर आप डाल देते हैं। अच्छा, ये भी मजेदार बात है कि एनटीए को इन्होंने ही बनाया है, तो कह भी नहीं सकते हैं कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसके लिए तो नेहरू की जिम्मेदारी है। कहने को तो कुछ भी निकाल देंगे। हाँ, कहने कुछ भी निकाल देंगे। अच्छा, ये एनटीए बनाया क्यों था, इस पर भी सवाल है कि भाई एनटीए आपने बनाया क्यों था? पहले जो परीक्षा होती थी, अच्छा इसमें नीट में आरक्षण को लेके भी तमाम बातें उठी, जिस तरीके से इसका तय किया गया कि मानक जो क्या होंगे उसको लेकर तमिलनाडु से इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध हुआ इस नीट को लेकर। लेकिन समीर जी, ये इसमें घपले जो हैं वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी सारे घपले हैं। और जैसा कि पवन खेड़ा पूछ रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो घपला होने के बाद ही क्यों उसको निगरानी करते, पहले क्यों नहीं करते? तो अब हो सकता है पहले भी करते हो, बताया बाद में जाता हो। ये भी तो है कि पहले निगरानी कर रहे थे, यही निगरानी कर रहे हो कि ठीक से घपला हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो निगरानी होती हो तो उनकी निगरानी में ही घपले होते हो, क्योंकि अगर वो पहले उनका बयान आ चुका है कि वो ड्रोन लेकर देख लेते हैं कहाँ क्या घपला हो रहा है, तो प्रधानमंत्री ने ये ड्रोन से क्यों नहीं देखा कि पेपर लीक जो है ये घपला हो रहा है? तो जिम्मेदारी तो बनती है, और सुप्रीम कोर्ट में बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसको खुद देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अगर खुद देख रहे हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे, भाई प्रधानमंत्री अगर खुद देख रहे हैं तो इसमें गड़बड़ियाँ क्यों हुई, और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है क्या? तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। फिर अब ये है कि अब इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान तो दे नहीं रहे हैं। बहरहाल ये क्या कुछ हो रहा है ये तो बिल्कुल अब साफ है कि कैसे परीक्षा में धांधली तो हुई ही, वो अपनी जगह है, परीक्षा कैंसिल हो गई, लेकिन धांधली के बावजूद किस तरीके से उस पर लीपापोती की जा रही है और उसमें कैसे एक बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, वो साफ दिख रहा है। अब क्या होगा अब जब 21 तारीख को परीक्षा होगी, लेकिन
लेकिन परीक्षा देने वाले छात्र लगातार सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल अब इस पूरे सिस्टम पर भरोसा नहीं, क्योंकि परीक्षा तो करा वही एजेंसी रही है। अब आप उसको परीक्षा के पेपर चाहे किसी भी सेना के जरिए भिजवाएं, चाहे आप कुरियर के जरिए भिजवाएं, चाहे जिस सिस्टम के जरिए भिजवाएं, पेपर तो बना हुआ जो रखा हुआ है, सेना वही काम करेगी। और यह भी नहीं स्पष्ट है कि सेना को कितना क्या कुछ उसमें जिम्मेदारी दी गई। अभी तक तो यही पता लग रहा है कि वो परीक्षा के जो पेपर हैं उनको वहां तक पहुंचाने का वो काम करेगी। हाँ, बस परीक्षा मतलब पोर्टल का काम करेगी। उसको वो दे दिया है, हाँ, सेना को सेना को दे दिया कि हवाई जहाज से पहुंचा दो। बस यही काम जो पोर्टल का काम जो है वो सेना करेगी। अभी तक तो यही, बाकी अब क्या होगा देखा जाएगा। जब प्रधानमंत्री आके कुछ और हो सकता है इस पर बताएं कि क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। लेकिन समीर जी, जिस तरीके से जहाज़ों से भेजे जाएंगे, अब ये बड़ा सवाल है कि जहाज़ों से जो भेजे जाएंगे तो कैसे काम करेंगे। और अब सवाल उठा है कि भाई पहले जो था इसके लिए क्यों नहीं किया गया। अगर इसी तरीके का है तो पहले इसको क्यों नहीं किया गया, जहाज पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किए गए सेना के। हाँ, जब आप नहीं करा सकते तो आप सीधे सेना को ही लगाना था, तो आप पहले ही लगा देते। पहले ही लगा देते। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक छोटी सा अपना वक्तव्य जारी किया है इसी को लेकर कि किस तरीके से जो है वो पेपर लीक जो हो रहा है सेना अब इसको करेगी। तो सुन सकते हैं उनको भी कि क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत। जी बिल्कुल, कांग्रेस की नेता है प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, क्या कह रही हैं। और ये जो अपने आप में एक अद्भुत घटना है कि देश की परीक्षा व्यवस्था को सेना के हवाले किया जा रहा है। सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत को। और इसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो छात्र इस तरीके से अगर सड़कों पर उतरे हैं तो उससे अब सरकार के भीतर बेचैनी दिखाई पड़ रही है। बेचैनी के बावजूद सरकार गंभीर है, ये कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल सरकार जी, कहीं समीर जी कहीं भी जो है सरकार की गंभीरता किसी भी तरीके की नज़र आती ही नहीं है। केवल बयानबाजी, बतौलेबाजी, इसके अलावा सरकार के पास कुछ काम बचा ही नहीं है। अरे भाई, जितनी बतौलेबाजी आपके मंत्री सब आके मीडिया के सामने करते हैं, इसका 10वां हिस्सा भी अगर अपना काम करें, मंत्रालय में बैठें, निगरानी रखें कहाँ क्या हो रहा है, तो ये गड़बड़ियाँ हो ही नहीं। या तो आपके मंत्री सारे अक्षम हैं, क्योंकि मोदी जी से ज़्यादा विद्वान इस सरकार में तो कोई है नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी में। तो मोदी जी जितने विद्वान हैं तो उतनी विद्वता तो कोई हासिल कर नहीं सकता है। तो इसलिए समझ सकते हैं मोदी जितने विद्वान हैं उतने ही सब मंत्री फिर उससे कम ही स्तर के होंगे। तो कुल मिलाकर जिम्मेदारी जो है मुझे लगता है वो प्रधानमंत्री की है। और चूंकि सरकार अब कह भी चुकी कि प्रधानमंत्री निगरानी कर रहे हैं, तो अगर इसमें कोई दोषी है तो प्रधानमंत्री दोषी समझे जाएंगे। इसका मतलब सरकार वहाँ जाके खाली यही हो रही है। हाँ, अगर उनकी निगरानी सीधे तौर पर वो निगरानी कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर उसमें गड़बड़ी है तो फिर दोषी और कौन होगा, जो निगरानी कर रहा है। बहरहाल क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत, सुन लेते हैं एक बार। एयरफोर्स के जहाजों में भरकर अब नीट के पेपर जाएंगे। तो ये जो छकड़ा भर मंत्री बनाए हुए हैं भारत सरकार में, इनका क्या काम है? झुंझुना बजाना दिन भर। और अब बताया जा रहा है प्रधानमंत्री खुद एग्जाम मॉनिटर करेंगे। तो भाई पिछली 6 बार क्यों नहीं कर लिया जब पेपर लीक हुए थे? इन लोगों ने सरकार नहीं चला रहे हैं, ये सर्कस चला रहे हैं और पूरे देश को तमाशा बनाकर रख दिया है। जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही है उसका क्या नैतिक अधिकार है अपने पद पर बने रहने का? इन लोगों ने देश को तमाशा बनाकर रख दिया है। तो तमाशा बना दिया गया है और बिल्कुल वो तमाशा दिखाई पड़ रहा है कि कैसे यहाँ पर सबसे नीट की परीक्षा लीक हो रही है। और सीबीएसई में आप एक छात्र के नंबर दूसरे लिखा किसी ने है, नंबर आप किसी और के ऊपर चढ़ा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझिए, लिखा किसी ने, नंबर कहीं चढ़ा दे रहे हैं। और जिस तरीके से आ रहा है, अब नीट की घपलेबाजी आ गई सामने, सीबीएसई की घपलेबाजी आ गई सामने, एसएससी की घपलेबाजी आ गई सामने, यूपी में लेखपाल परीक्षा में घपलेबाजी सामने आ गई। तो ये घपलों की सरकार है, अब की बार घपलेबाज सरकार। यही समीर जी नारा देना चाहिए कि अब की बार घपलेबाज सरकार। तो ये घपलेबाज सरकार ही आ गई, जहां देखो वहां घपले, जहां देखो वहां घपले। अब मालूम पड़ा कि वो पुल गिर गया कहीं, अभी कल ही गिरा है उत्तर प्रदेश में। अब पुल गिर रहे हैं, वो सड़क बनी है, वो गंगा एक्सप्रेस में बताया उसमें आज भी पश्चिम बंगाल में कुछ घटना हुई है कि एक दीवार गिर गई है, वहाँ पर कई लोगों वहाँ भी कई लोग इस तरीके से जान चली गई है। तो ये समझ लीजिए सब देखने को आ रहा है। अब जो नोटबंदी की बात की थी सब पहले जिस तरीके से अवस्था को, अब जो सीबीएसई में जो OSM जो बनाया गया है, इस पर जो रील बनवाने में सब व्यस्त है। सब टीचर से कहा गया है, प्रिंसिपल से कहा गया है कि रील बनाकर अपलोड करोगे, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अरे भाई बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो ये कहाँ इसका परीक्षण हुआ है वो तो बताइए ना। अगर आपने ही किया परीक्षण मान लिए, तो उस परीक्षण मतलब इसका साइंटिफिक वैल्यू क्या है ये बताइए ना।
कंप्यूटर किस तरीके से जांच कर लेगा ये बताइए। इसके बारे में कोई कुछ कहना नहीं चाहता। इसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सदस्य रही हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही, बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, जमीनी हकीकत जो है, जो छात्र हैं पीड़ित हैं, वो खुद बता रहे हैं, लाखों की संख्या में छात्र उनको पाकिस्तानी देशद्रोही बताया जा रहा है। बहरहाल सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को क्या कह रही हैं। नमस्कार। पहले तो मैं आप सभी को अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा प्रतिसाद मिला। मैंने जो अपना पॉडकास्ट शुरू किया है, पहला पॉडकास्ट, जिसमें 5 मुद्दे उठाए थे, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसके बारे में मैं लगातार बात करती आ रही हूँ। वो है हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ नीट री एग्जामिनेशन का और सीबीएसई का। दोनों ही एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत है और दोनों में ही त्राहिमाम मचा हुआ है, जहां पे बच्चों को इतना सीवियर मेंटल हरासमेंट हो रहा है, उनके करियर चॉइसेस को लेकर भी उनमें एक तनाव बना हुआ है। सबसे पहले तो मैं सीबीएसई की बात करूं। सीबीएसई के 18 ईयर ओल्ड और 19 ईयर ओल्ड, क्योंकि इतने मजबूर हो गए हैं, और कुछ तो बच्चे जो उन्होंने एग्जाम दिया है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आकर बता रहे हैं क्या उनकी तकलीफें हैं। एक 19 साल के एथिकल हैकर ने बताया कैसे जो ऑनलाइन पोर्टल है सीबीएसई का, वो इजिली हैक इनटू हो सकता है। तीसरा, एक 18 साल के बच्चे ने बताया, स्टूडेंट ने बताया, सीबीएसई स्टूडेंट ने, कैसे वो जो ओएसएम टेंडर है किस तरीके से एक कंपनी के फेवर में दिया गया और उस कंपनी को ये उसका बेनिफिट मिला है। सीधा सीधा सवाल उठते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री पर एजुकेशन मिनिस्ट्री उसका जवाब देने की बजाय उन सभी चीजों को डिसमिस कर रही है। दूसरा, उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा नीट को लेकर री एग्जामिनेशन ऑर्डर हुआ है और एक्सपेक्टेशन ये थी कि सरकार वो जो पेपर लीक माफिया है उसको खत्म करने का काम करेगी। अब पेपर लीक माफिया, आप ये सोचिए, ये उस प्रधानमंत्री के अंतर्गत है जो नोटबंदी को लेकर उन्होंने कहा एक ही शॉट में, नोटबंदी में डीमोनेटाइजेशन के डिसीजन से उन्होंने काला धन, उन्होंने काउंटरफीट करेंसी, उन्होंने टेररिज्म का अंत कर दिया है। तो वही सेम सरकार, वही सेम प्रधानमंत्री पेपर लीक माफिया को नहीं खत्म कर पा रहे हैं। उसके बजाय जब हाई पावर कमेटी मिलती है जिसमें कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर और तीसरे राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तीनों मिलकर ये चर्चा होती है कि किस तरीके से हम लोग इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल कर पेपर सेंटर्स तक पहुंचाएं। यानी आपको जो जिम्मेदारी दी है गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी को, वो आप नहीं करें, वो डिफेंस फोर्सेस को बुलाएं। डिफेंस फोर्सेस जिनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि पेपर कंडक्ट करें, उनकी जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा करें। ये दिखाता है कि सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है स्टूडेंट्स का दुख दर्द समझने के लिए। तो मैंने तो ये सरकाज़म में ही कहा था, पर ये सच होता हुआ लग रहा है। ऐसा करिए, आर्मी को डिप्लॉय करिए के पेपर्स लेकर जाए प्रिंटिंग प्रेस से, और फिर आर्मी वैन उनको एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा दे। एयरफोर्स स्टेशन से वो जब पेपर बच्चे लिख लें तो नेवी की वॉरशिप आए और नेवी की वॉरशिप में ही वहां पे स्कैनिंग और अपलोडिंग हो। ये किस तरीके का मजाक देश में बना हुआ है? और क्यों जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जिन पे लगातार सब लोग ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्यों उनको बरकरार रखा हुआ है? शायद ये सोचा हुआ है कि देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर कर ही ये सरकार सांस लेगी। तो ये कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी कि किस तरीके से सीबीएसई की इस परीक्षा में और जो यहाँ जो धांधली हो रही है हर परीक्षा में, तो परीक्षा में धांधली और परीक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है कि सेना के हवाले कर रही है परीक्षा। प्रधानमंत्री खुद निगरानी कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक परीक्षाएं लीक हो रही हैं, परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं और छात्र सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। बहरहाल आगे क्या कुछ होता है इस पर भी लगातार नज़र रहेगी। सरकार और किस तरीके से निगरानी करती है, सुप्रीम कोर्ट में और क्या जवाब देती है, ये भी देखेंगे। इधर खबर आ रही है जो कर्नाटक से बड़ी खबर है, और खबर ये है कि आज 4 बजे वहाँ पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है, और विधायक दल की बैठक को लेकर वहाँ पर ये माना जा रहा है कि सिद्धारमैया ने इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे के बाद वहाँ पर जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, अभी तक उप मुख्यमंत्री थे DK शिव कुमार, उनको विधायक दल का नेता वहाँ पर चुना जा सकता है। तो कांग्रेस के ही विधायक हैं यासिर अहमद खान पठान, वो क्या कह रहे हैं इस विधायक दल की बैठक को लेकर, और इस विधायक दल की बैठक के बारे में वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं उनको क्या कह रहे हैं। मीटिंग चल रहा है 4 बजे कांग्रेस CLP मीटिंग बुलाया है। इस मीटिंग में सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार जी, सुरजेवाला जी, सब लोग मौजूद रहेंगे, ऑल MLAs मौजूद रहेंगे। आज हमारा नेता का सिलेक्शन होगा। CM बनेंगे? जी 100% बनेंगे।
40 ईयर से उन्होंने कांग्रेस में बहुत अच्छा काम किया है, 7 बार एमएलए बने हैं, बहुत लोगों को उन्होंने साथ दिया है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। आज 100% हमारे सीएम डीके शिव कुमार साहब बने। ठीक है, थैंक यू। तो विधायक दल की बैठक में उन्हीं को नेता चुना जाना, अब ये तो बात कैबिनेट की बैठक में ही कह दिया था सिद्धारमैया ने ही कि वो चुने जाएंगे, तो अब उसको लेकर दूसरा कोई दावेदार नहीं है। यही बात कांग्रेस के नेता एमसी सुधाकर वो भी कह रहे हैं कि कोई और दावेदार नहीं है, डीके शिव कुमार को ही चुना जाना है, यानी उसमें कोई और विकल्प नहीं होगा। और का ये जो सिद्धारमैया का इस्तीफा भी हुआ है इसी वजह से हुआ है, और उन्होंने जब इस्तीफा दिया उससे पहले उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब उनके उत्तराधिकारी वहां पर डीके शिव कुमार होंगे। सुन लेते हैं एमसी सुधाकर क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता। Tomorrow there is a selection of Congress Legislative Party, the Chief Minister of Karnataka, the Honorable Chief Minister Siddaramaiah ji, kind enough to make accommodation to Shiv Kumar ji, and we are together to fight the BJP and to bring back the Congress in 2008. That is our motto. We have a detailed discussion with the Honorable Congress President and K.C. Venugopal ji. So we have to work. तो ये है के.एच. मुनियप्पा, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वहाँ पर मिनिस्टर भी थे कर्नाटक में, और कह रहे हैं वही बात वो भी कह रहे हैं जो बात अभी पठान कह रहे थे कि कोई और दावेदार नहीं है, सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पद छोड़ा है। बिल्कुल वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री डीके मतलब सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार के लिए रास्ता बनाने के लिए पद छोड़ दिया है। हम बीजेपी के खिलाफ लड़ने और 2028 में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने के लिए अपने संकल्प में एकजुट हैं। ये जो है वो कह रहे हैं मुनियप्पा, जो मंत्री भी रहे हैं और बड़े नेता हैं वहाँ कर्नाटक, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, कर्नाटक के बहुत ही सीनियर नेता हैं के.एच. मुनियप्पा, और वहाँ पर यानी कुल मिलाकर जो अब 4 बजे बैठक होनी है विधायक दल की, उस बैठक में डीके शिव कुमार को नेता चुना जाएगा, चूंकि और कोई दावेदार वहां पर है नहीं। और बहुत सारी चर्चाएं हैं अमलेंदु जी, जिस तरह से सिद्धारमैया ने पद छोड़ा और डीके शिव कुमार बने, उन्होंने ही उनके नाम की घोषणा की, उसको लेकर जिस तरह से खबरें तमाम जगहों पर चल रही थी, तो ऐसे लोगों को बड़ी निराशा हाथ लगी है। यहाँ तक कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता हैं वो भी इसको एक नज़ीर के तौर पर देख रहे हैं। एक नज़ीर के तौर पर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर सत्ता परिवर्तन मतलब हो भी रहा, सत्ता हस्तांतरण, परिवर्तन नहीं, सत्ता हस्तांतरण हो भी रहा है, तो कितने शालीन तरीके से और बेहतरीन तरीके से हो रहा है। यानी एक सीनियर लीडर जो है वो जूनियर लीडर को गले लगाता है, उसके नाम की घोषणा करता है, जूनियर लीडर जो सीनियर लीडर का आभार प्रकट करते हुए उसके पैर छूता है। और कल जो है मुलाकात हुई है दोनों की, राहुल गांधी से भी, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की, सिद्धारमैया के बेटे हैं उनकी भी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। और आज भी जो है वो संभावना ये जताई जा रही है कि उनके बेटे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे वहाँ, तो हो सकता है डिप्टी सीएम भी बनाए जाएँ, ये भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन डिप्टी सीएम बने ना बने, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इतना तो तय समझा जा रहा है। तो ये बहुत शालीन तरीके से हुआ, और ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक तरीके कहा जाए वो एक नज़ीर के तौर पर होना चाहिए कि आपसी मतभेद जो हैं वो पार्टी से बड़े नहीं हो सकते। अगर कोई मतभेद हैं भी तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि पार्टी जो है वो आगे रहे। आपका मंत्री मुख्यमंत्री बनना जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पार्टी अगर होगी तो आपका भी इकबाल कायम रहेगा। बिल्कुल, तो तभी होगा कि जब पार्टी रहेगी। तो अब पार्टी नहीं रहेगी तो आप मुख्यमंत्री और मंत्री कुछ नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए पार्टी को नुकसान कोई नहीं होना चाहिए, पार्टी के भले के लिए जो भी हो काम हो। हम लोग सुन सकते हैं मनोज कुमार झा जो हैं वो भी इस बात को क्या कह रहे हैं, समझिए। वही क्या कह रहे हैं कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ ये जो बदलाव हुआ है वो अपने आप में एक उदाहरण है, एक नज़ीर है। सुनते हैं। और कल यही बात संजय राउत ने भी कही थी, जो शिवसेना के नेता हैं। मनोज झा भी वही कह रहे हैं कि ये एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है राजनीति में। मुख्यमंत्री की लगभग नाम तय है और उसकी घोषणा फॉर्मली हो जाएगी। क्या कहना है सर, आपको लगता है कि स्थिरता जो अगला 2 साल है उसमें स्थिरता रहेगी सरकार में और सरकार कामकाज पर फोकस? नहीं, अस्थिर होने का तो कोई कारण मैं देख नहीं रहा हूं। इतना स्मूथ ट्रांजिशन तो हाल के दिनों में मैंने कहीं नहीं देखा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में भी नहीं देखा। अब ये अलबत्ता बात और है
कि कोई अगर दिल्ली आए किसी उद्देश्य से अपनी पार्टी में बात करने, चाहे कैबिनेट को लेकर के हो या अन्य संलग्न विषय के लिए, तो उस पर भी कहानियां बने। मैं इसमें और कुछ नहीं दिखता। सर, एक चीफ अध्यक्ष कौन हो इसको लेकर के बात चल रही है और ये कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि सिद्धारमैया जी को इस पद के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, अभी तो जहां तक मेरी जानकारी है कि खड़गे साहब अध्यक्ष हैं और ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है कि अपनी चुनौतियों के और के मध्य क्या चुनते हैं और किन को चुनते हैं, तो इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। हालांकि मेरा अपना ये भी मानना है, चाहे खड़गे साहब हों या सिद्धारमैया जी हों, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड पॉलिटिक्स में दोनों का रहा है। सर, लेकिन भारतीय जनता कि उन्होंने जो वॉलंटियर सीएम का पद था उससे उन्होंने इस्तीफा दिया है और ये कांग्रेस पार्टी का एक फेल्योर है। अब कोई पलट के पूछ ले कि आपने अपना अध्यक्ष कैसे चुना, तो फिर क्या जवाब देंगे? कोई पूछ ले कि राजस्थान में सबसे कद्दावर नेता को ठिकाने लगाने के लिए क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया, जो कांग्रेस से जो लोग या तृणमूल से आए हैं उनको आपने 5 साल 6 साल के अंदर बड़ी जिम्मेवारी दे दी, और जो 40 बरस से झंडा ढो रहे थे, बैनर साट रहे थे, वो किनारे रह गए। ये अपनी अपनी चीज पर बात की जाए। देखिए, आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आपको लग रहा है जो उदाहरण ये तमाम दे रहे हैं अमलेंदु जी, एक तो ये कर्नाटक को एक बहुत बेहतरीन उदाहरण दे रहे हैं, और वही कह रहे थे, और बीजेपी के तमाम उदाहरण ये दे रहे थे, शायद राजस्थान और पार्टी अध्यक्ष को कैसे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, कांग्रेस से ले जाके आप उनको सीएम बना दे रहे हैं, सीएम बना दे रहे। असम में आपने कांग्रेस से ले आके बना दिया, पश्चिम बंगाल में आपने कांग्रेस से फिर तृणमूल कांग्रेस लाकर आपने बना दिया, बिहार में आपने आरजेडी और जेडीयू से आए हुए को आपने बना दिया। अब वहाँ जो आपके 40 साल से झोला उठा रहे हैं उनको आपने किनारे कर दिया, कोई पूछ भी नहीं रहा है। अब पता नहीं उनकी एंट्री भी हो पाती है मुख्यमंत्री के दरबारी तक की नहीं हो पाती है। ये देखिए आप किस तरीके से, तो ये अब तो आपके सामने आ रहा है। एक समय में समीर जी बिहार में बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, रामेश्वर ठाकुर हुआ करते थे, कैलाशपति मिश्रा हुआ करते थे, सुशील मोदी हुआ करते थे। क्या जो बिहार में आपने मुख्यमंत्री बनाया है वो इस कद का व्यक्ति है? अरे भाई, सबसे ज्यादा जो इतना डिफेंड करते हैं रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी है, नहीं है क्या? आज तक के नेता अभी भी है। तो क्या ये जिसको आपने बनाया वो इनके कद का व्यक्ति है? क्या भजनलाल शर्मा जो हैं वो घनश्याम तिवारी या वसुंधरा सिंधिया इनके कद के व्यक्ति हैं? क्या जो विष्णुदेव साय आपने छत्तीसगढ़ में बनाए हैं, क्या वो ब्रजमोहन अग्रवाल और रमन सिंह के कद के व्यक्ति हैं? तो समीर जी, कोई भी जो है इस कद का पहुंचना पाए जो आगे मोदी जी के लिए चुनौती बने, तो इसके लिए सारे जो ठिकाने लगाए जाने कद्दावर लोग। और सवाल कर रहे हैं आप कांग्रेस के ऊपर, भाई वहां अगर एक कद्दावर जा रहा है तो दूसरा कद्दावर आ रहा है, बिल्कुल। तो वहाँ ये स्थिति है, और आपके यहाँ आप सब कद्दावर हटा रहे हैं और पर्चियों से आप निकाल रहे हैं। बिल्कुल। ये तो आज इधर कर्नाटक में जो विधायक दल की बैठक होनी है उसको लेकर रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के नेता है और कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। उससे पहले उन्होंने पत्रकारों से बात की है, सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। सर वेन्यू सर प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चंस Sujola. Excuse me, sir. Please, sir. Sir, excuse me, sir.
Okay, sir. Okay. Sir. Okay. Sir, vanilla candidate vote, sir. Sir, please, sir. Okay. Please. तो ये रणदीप सुरजेवाला कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ पहुँच रहे हैं कर्नाटक में। अब आज वहाँ पर बेंगलुरु पहुँचेंगे, 4 बजे विधायक दल की बैठक है। लेकिन स्पष्ट कर दिया है तमाम नेताओं ने, और जिस दिन सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने की घोषणा की मुख्यमंत्री के पद से, उसी समय उन्होंने DK शिव कुमार के नाम का भी वहाँ प्रस्ताव रख दिया था। प्रस्ताव क्या, बाकायदा उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो अब आज पूरी उम्मीद है कि उनको चुना जाएगा, विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इधर तमाम परीक्षाओं को लेकर जिस तरह से छात्र सड़कों पर हैं, उसको देखते हुए भी सरकार चेत नहीं रही है। इधर NTA की एक और परीक्षा में अभी थोड़ी देर पहले तकनीकी गड़बड़ी या कहें धांधली की शिकायत आ गई। अभी उस पर विस्तृत ब्यौरा क्या है वो हम पता कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। लेकिन CUET की जो परीक्षा होती है उसमें भी कुछ गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। हाँ, ये गड़बड़ी की शिकायतें आ रही, बताया जा रहा है कि वो जो सर्वर है उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई। तो जो 3 बजे परीक्षा होनी थी वो अब 4 बजे होगी। और अब पता नहीं कि अभी पेपर लीक है कि नहीं, अब कह नहीं सकते। और नीट की परीक्षा ऑनलाइन कराने की घोषणा अगले साल से कर रखी है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो शिक्षा मंत्री हैं। यानी जो ऑनलाइन परीक्षाएं पहले से हो रही हैं वो भी ठीक से नहीं हो पा रही हैं, वहां भी धांधली हो रही है। और इसको नीट की परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए अगले साल से अब उसको ऑनलाइन परीक्षा कराएंगे। तो कुल मिलाकर जो आरोप लग रहे हैं कि शिक्षा का पूरी तरीके से मजाक बना रखा है सरकार ने, वो चीजें जमीन पर बिल्कुल दिखाई पड़ रही हैं। बहरहाल इन तमाम खबरों पर और जो भी अपडेट होंगे उससे हम आपको भी अपडेट करेंगे। बने रहिए DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।